गीक्स फॉर गीक्स के हमारे साथ फाउंडर बैठे हैं संदीप जैन। मैं गीक्स फॉर गीक्स का फाउंडर हूँ और आईआईटी रुड़की में पहली बार मेरे लाइफ में 9 पॉइंट समथिंग सीजीपीए आया था। पहले से मैं तो कभी स्पोर्ट्स में, प्रोग्रामिंग में, एकेडमिक में किसी में भी बेस्ट नहीं था। क्या डीएसए वही मतलब एक आखिरी तरीका या एक ओनली वे है टू गेट अ जॉब? क्या विदाउट डीएसए हमें जॉब मिल सकती है? डीएसए तो हम भी फर्स्ट राउंड लेते हैं। सर आज के कॉलेज का जो करिकुलम है क्या वो रेलेवेंट है या आउटडेटेड हो चुका है? तो आपके बच्चा जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जो अपना स्टार्टअप कर रहा है तो पहले तो वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा। तो बच्चों का एक जनरल सवाल रहता है कि सर हमें इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, हमें इंटर्नशिप मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए एक इंटर्नशिप अगर उसको चाहिए। ले ऑफ चल रहे हैं, रिसेशन आ रहा है, क्या हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस और द टॉपिक जो कंपनी पूछती है प्लेसमेंट के टाइम पे? उसमें भी एक क्वेश्चन आता है भैया हम C++ करें या जावा करें या पाइथन करें, क्या करनी चाहिए? अगर आप एक बीटेक के फ्रेशर हो तो आपको खाली एआईएमएल डेटा साइंस के फंडामेंटल से काम नहीं चलेगा। आज की डेट में भी कंपनी डीएसए पूछते हैं। मतलब अगर उसकी डीएसए वीक है बट उसको वेब डेवलपमेंट आता है, ऐप डेवलपमेंट आता है या एमएल आता है तो उसको जॉब मिलेगी? वो तो अपना इंटरेस्ट कैसे ढूंढे? बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है बहुत कंफ्यूज रहता है, क्लब्स हैं, स्टार्टअप चल रहे हैं, इधर हर एक चीज़ चल रही है, बहुत घूम जाता है वो कि भाई क्या करूँ। C++ इज काइंड ऑफ सुपर सेट ऑफ सी। अगर आपको पढ़ाना नहीं तो C++ पढ़ा सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यार कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। नो आईआईटीएन वुड जॉइन मी बिकॉज दे ऑलवेज गेट बेटर स्टाइपेंड। कोई ये नहीं डालता जाके कि मैं आज गूगल में रिजेक्ट हो गया। लोगों को 70 साल के हो जाते तब नहीं पता कि वो करना क्या था। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ संदीप सर हैं और आप सब इनको जानते होंगे कैसे कि कहीं ना कहीं अगर आप इंजीनियरिंग में और कोडिंग में हो तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर का जो बच्चा देख रहा है उसने कहीं ना कहीं गीक्स फॉर गीक्स का नाम सुना होगा। तो गीक्स फॉर गीक्स के हमारे साथ फाउंडर बैठे हैं संदीप जैन जी और इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 2004 से इनने टीचिंग शुरू करी थी। इंडस्ट्री का इतना 20-30 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके साथ। तो आज वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेजर क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, ले ऑफ्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कोडिंग का रोड मैप क्या होना चाहिए। तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए एंड तक देखना, ऐसी ऐसी टिप्स मिलेंगी जो कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। और खुद संदीप सर आपको बहुत सारी टिप्स बताएंगे अंदर इनसाइडर्स की कंपनी में क्या चलता है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सर अपना कुछ 2 मिनट का इंट्रो दे दीजिए। श्योर निखिल यार, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यार। और मैं गीक्स फॉर गीक्स का फाउंडर हूँ और मैं 2009 से इसको पार्ट टाइम कर रहा था 2015 तक, और 2015 से 2024 आज तक मैं इसे फुल टाइम कर रहा हूँ। ओके। सो सर सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चा पूछता है यहाँ पे हमसे, आजकल ये क्वेश्चन चला आ रहा है करंट सिनेरियो जो चल रहा है ऑन गोइंग रिसेशन के ऊपर या ले ऑफ्स के ऊपर जो कंपनी कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। मैं खुद फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे को बहुत बच्चे जूनियर्स आके पूछते हैं भैया ले ऑफ्स चल रहे हैं, रिसेशन आ रहा है, क्या हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी? फ्यूचर में आप कैसे देख रहे हो उस चीज़ को, रिसेशन और ले ऑफ्स को? देखो मैं काफ़ी सारे कॉलेज विजिट करता हूँ और सिचुएशन तो टफ है यार। मतलब सिचुएशन तो डेफिनेटली टफ है। उतने प्लेसमेंट्स नहीं है जितने 1-2 साल पहले होते थे। हाँ। लेकिन जो सिचुएशन थी उससे काफ़ी इंप्रूव हो गई है। मैं अभी एक कॉलेज गया था तो मैंने उनसे पूछा यार कैसे प्लेसमेंट है, तो वो कहते पहले तो मैं बॉर्डर लग रहा था लेकिन हमारे प्लेसमेंट 90% तक हो गए। ओके। तो इम्प्रूव भी हो रही हैं चीज़ें और मुझे जो लगता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई हैं। पहले तो कंपनी ने ओवर हायरिंग कर ली कोविड के टाइम पे। उस वजह से थोड़ा उनको बाद में ले ऑफ करना पड़े लोगों को जब ऑफिस ओपन होने स्टार्ट हो गए, कोविड चला गया। उसके अलावा थोड़ा एआई का भी इम्पैक्ट है। जॉब के रोल शिफ्ट हो रहे हैं। पहले आपके रोल थोड़े उस टाइप के होते थे, नॉर्मल बैक एंड स्टैंडर्ड वाले। अब कंपनीज थोड़ा एआई पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, तो वो वाले हायरिंग रिलेटिवली वहाँ पर कंट्रोल करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब 2 रीजन है, कोविड और एक एआई की वजह से कि एकदम से बिल्कुल रिसेशन और ले ऑफ। बट हम देखते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल होती जा रही है, उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे वही रिसेशन यहाँ पे बीच में आया था कि ले ऑफ बहुत ज़्यादा कर रही है। तो कहीं ना कहीं एआई क्या ले लेगा उस जॉब को? देखो ऐसा टेक के जॉब तो बढ़ेंगे, रूल चेंज होंगे। पहले आप कुछ और करते थे, अब एआई एमएल डेटा साइंस के आने के बाद आपसे थोड़ा एफिशिएंसी ज़्यादा एक्सपेक्ट करी जाएगी कि आप थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट कोडर हो और थोड़ा आप इन एआई डेटा साइंस एमएल के फंडामेंटल्स भी जानो, मतलब वो भी ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, अगर आप एक बीटेक के फ्रेशर हो तो आपको खाली एआईएमएल डेटा साइंस के फंडामेंटल से काम नहीं चलेगा। आज की डेट में भी कंपनीज डीएसए पूछते हैं। एवरी कंपनी, और आई वोंट से एवरी बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू आस्क डीएसए। सो डीएसए है, डीबीएमएस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये जो फंडामेंटल्स है इसमें आप एआईएमएल डेटा साइंस भी ऐड कर दो। ओके। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा कोई भी स्किल सीख रहा है तो वो अगर एआई के साथ इंटीग्रेट हो जाए, सो ही और शी कैन बी अ मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन और एसेट फॉर अ कंपनी, क्योंकि उसको एआई का भी अब ज्ञान हो गया है वहाँ से।
और ज्यादातर कंपनी तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछने वाले हैं, यार चैट जीपीटी यूज करते हो, काम कैसे करता है ये? ओके सर। अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। फर्स्ट ईयर का मेरे को बच्चा देख रहा है, सेकंड ईयर का बच्चा देख रहा है, थर्ड ईयर का भी बच्चा देख रहा है यहाँ पे, फोर्थ ईयर को तो अब हम देख लेते हैं। बट जब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले बच्चों का जो फेज होता है, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है भैया हमें रोड मैप नहीं पता। नॉलेज बहुत है बट एक बेसिक रोड मैप क्या होता है कि पहले क्या करना है, उसके बाद सेकंड थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप क्या है टू द प्लेसमेंट। आप थोड़ा उसको बता दीजिए। देखो आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो इंजीनियरिंग में जाते ही सबसे पहले तो अपने डीएसए के फंडामेंटल सबसे पहले कर लो। ओके वो बिल्कुल फंडामेंटल्स है। मैं अगर आप इंजीनियरिंग कर लोगे, मैं आपसे अगर कुछ पूछूंगा आप एक बार कोई लाइब्रेरी नहीं बताओगे तो चलेगा, लेकिन आप डीएसए के फंडामेंटल नहीं बता रहे हो तो आपको मैं शायद हायर ना करूं। अगर आपको नहीं पता क्विक सॉर्ट क्यों यूज करते हैं, मस्ट सॉर्ट क्यों यूज करते हैं किसी केसेस में, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल जल्दी से जल्दी कर लो, वेट मत करो कि टीचर जब पढ़ाएंगे डीएसए एडवांस डीएसए तब मैं पढ़ूंगा जाके, फर्स्ट ईयर में ही कर लो। और थोड़ा कोडिंग क्वेश्चंस, कोडिंग चैलेंजेस करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्लस एआई एमएल डेटा साइंस के फंडामेंटल जितना जल्दी कर सकते हो कर लो। और ये आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक कर लो। उसके बाद आप एक टेक्नोलॉजी पकड़ लो, सारी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनने में आपको टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं है कि आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आके उठोगे और बोलोगे कि मुझे यार इस रिएक्ट जेएस में बनना है और अब मैं रिएक्ट जेएस पढ़ लेता हूँ, तो वो 6 महीने में नहीं होने वाला है। मतलब आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको उस टेक्नोलॉजी का जर्नी भी समझना पड़ेगा खुद से। पहले फंडामेंटल, छोटे प्रोग्राम्स, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर ओपन सोर्स, आप सब कर सकते हो। 2 साल के टाइम में बहुत टाइम होता है। तो सेकंड ईयर से एक टेक्नोलॉजी पकड़ के उसमें लग जाओ। रो चेंज मत करो कि इस महीने तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, अगले महीने मैं एंड्रॉइड करूंगा, उससे अगले महीने मैं iOS करूंगा, ऐसे मत करो। कोशिश करो कि एक ही टेक्नोलॉजी में आप टाइम स्पेंड ज्यादा करो। तो सबसे पहले मेरे को डीएसए करनी है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट और थोड़े बेसिक डिजाइन के फंडामेंटल्स, उसके और डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके एक चीज और भी है प्लेसमेंट में कि कोई लिमिट नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, कोई भी इंटरव्यूअर यार कुछ भी पूछ सकता है। हजारों कंपनियां हैं, उसमें 100-200, हर कंपनी में 100-50 इंटरव्यूअर भी है। तो वो हर इंटरव्यूअर अलग है, हर कंपनी अलग है। तो आप ये मत मान के चलो कि संदीप सर ने ये बोला तो यही आएगा। कुछ भी पूछ सकता है भाई इंटरव्यूअर, मतलब दे कैन आस्क यू एनीथिंग। उसमें भी एक क्वेश्चन आता है भैया हम C++ करें या जावा करें या पाइथन करें, क्या करनी चाहिए? आइडियली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करना चाहिए, बट अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के लिए जनरली C++ या जावा ज्यादा प्रेफर होते हैं। बट आप पाइथन भी चूज कर सकते हो। पाइथन का फायदा ये है कि लाइब्रेरीज बहुत है एआई, डेटा साइंस, एमएल वगैरह के लिए, एनालिटिक्स वगैरह के लिए भी। तो उसका एक फायदा है कि आपको लैंग्वेज स्विच नहीं करनी पड़ेगी बार-बार। तो सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे, एक बच्चे ने वैसे को पूछा था, क्या डीएसए वही मतलब एक आखिरी तरीका या एक ओनली वे है टू गेट अ जॉब? क्या विदाउट डीएसए हमें जॉब मिल सकती है? नहीं यार, डीएसए ओनली तरीका नहीं है। आजकल बहुत सारी कंपनीज डोमेन स्पेसिफिक ज़्यादा पूछने लग गए हैं। थोड़ा ट्रेंड शिफ्ट हुआ है और इसको इस तरह से देख सकते हो आप कि जो बहुत बड़े कंपनीज हैं, जिन पे बहुत पैसा होता है, वो मतलब डीएसए एंड फंडामेंटल्स ज़्यादा पूछते हैं। बिकॉज द वे दे वर्क इज कि अगर किसी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं टेक के, तो हम उसको कोई भी टेक सिखा देंगे। जैसे मेरा रिक्रूटमेंट डीईशमेंट कंपनी में हुआ था, तो उन्होंने मेरे से खाली फंडामेंटल पूछे थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने 1 महीने तक ट्रेनिंग कराई। तो हर बड़ी कंपनी का थोड़ा ऐसा होता है, लेकिन वो बड़े वाले कंपनी अभी इतने ज़्यादा हायर नहीं कर रहे हैं। आजकल जो स्टार्टअप है वो ज़्यादा हायर कर रहे हैं। वहाँ पर आप वो लोगों के पास इतना बजट नहीं होता है, तो उनको क्या चाहिए कि यार बना बनाया बंदा मिल जाए जिसको थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह ऑलरेडी आता हो। मैं एंड्रॉइड की हायरिंग कर रहा हूँ, तो एंड्रॉइड में जिसने ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रही हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो सर मतलब अगर आपकी कंपनी में किसी को जॉब चाहिए तो डीएसए आना जरूरी नहीं है? अगर उसको वेब डेवलपमेंट का बैक एंड फ्रंट एंड आता है तो यार डीएसए तो हम भी फर्स्ट राउंड लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि डीएसए अभी भी बहुत कॉमन है। मतलब आप ये मान सकते हो शायद 60-70%, आई डोंट हैव एनी नंबर्स एज सच, बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग 60-70% कंपनीज, या आप ज्यादा भी कह सकते हो 80% कंपनीज तक आज भी पहला राउंड डीएसए का ही ले सकते हैं। मतलब जितनी बिग जायंट्स ले ले, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी बिग जायंट्स हम जानते हैं, वो कहीं ना कहीं पहला राउंड डीएसए पे ही आपका डालते हैं। तो डीएसए ही पूछते हैं, तो वो हमें करना जरूरी है। वो तो करना डीएसए तो करो ही यार। मतलब वो थोड़ा मजा भी आता है करने में, थोड़ा लॉजिकल कोडिंग होती है, थोड़ा आपको कॉन्टेस्ट में पार्ट गेमिफिकेशन होता है। यू एंजॉय दैट वंस यू स्टार्ट सीइंग सम ग्रीन टिक्स। और एक और क्वेश्चन है कि इसी में बच्चा हमसे पूछता है कि हम इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें कोडिंग में, हमें कोडिंग में इंटरेस्ट कैसे आएगा, या हमें और क्या चीज़ें करनी चाहिए कॉलेज के दौरान अपना इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए? इंटरेस्ट कैसे फाइंड करा जाए? भैया हमें कोडिंग में इंटरेस्ट आ नहीं रहा, कैसे पता चलेगा कोडिंग में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या सीन है यार? वो तो आपको डिसाइड करना है। नोबडी कैन टेल यू इफ आई टेल यू बिकम ए कोडर। वो अंदर से आग होनी चाहिए। अगर आपको अंदर से आग है और आपको लग रहा है कि यार मैं ये वाला चीज़ करना है मुझे, तो आप टाइम निकाल लोगे, इंटरेस्ट भी निकाल लोगे।
लेकिन वो आगे नहीं है तो कोई कितना ही बोल दे, कोई रूटीन बता दे, शेड्यूल बता दे, आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको अंदर से है तो आप चलते फिरते में, आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, तब भी कुछ ना कुछ डीएसए का एल्गोरिथम पढ़ते रहोगे, कुछ ना कुछ कोडिंग के क्वेश्चन साथ में बैठ के लगाते रहोगे। वो अंदर से आपको इंटरेस्ट जगाना है यार आपके अंदर, मतलब नोबडी कैन टेल यू। मतलब अगर इंटरेस्ट जानना है तो कोडिंग करना स्टार्ट करो, पता चल जाएगा कि है कि नहीं, सीधी सी बात। तो सर अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द जूनियर्स, जो बच्चों ने मेरे को भेजा है कि सर आज के कॉलेज का जो करिकुलम है क्या वो रेलेवेंट है या आउटडेटेड हो चुका है आपके हिसाब से? जो पढ़ाया जा रहा है, मुझे फर्स्ट ईयर में सी पढ़ाया गया था, मुझे समझ में नहीं आया मुझे सी क्यों पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे, जबकि C++ जावा सीखनी है मेरे को, डीएसए सीखना है, वो मेरे को सी पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर में। तो मुझे बस ये जानना है क्या अभी भी रेलेवेंट है हमारा कॉलेज का करिकुलम या वो आउटडेटेड हो चुका है? देखो यार, जो सी वाला डिसीजन है वो तो मुझे भी समझ में नहीं आता। मतलब कॉलेजेस अभी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों सी पढ़ाते हैं मुझे बहुत क्लियर नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि एम्बेडेड में होता है, बट C++ इज ए काइंड ऑफ सुपर सेट ऑफ सी। अगर आपको पढ़ाना नहीं तो C++ पढ़ा सकते हो, लेकिन वो सालों से वैसे ही चला आ रहा है, नोबडी हैज चेंज्ड इट ओवर द टाइम। लेकिन कॉलेज एक काम अच्छा करते हैं, वो आपको फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं। मतलब दे टीच यू डीएसए, दे टीच यू ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, और इनके फंडामेंटल्स इतने सालों में चेंज नहीं हुए हैं। 2004 में जब मैंने इंजीनियरिंग किया था तब भी वही फंडामेंटल्स थे, आज भी वही फंडामेंटल्स हैं, वही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड ऑल। लेकिन कॉलेज आपको फंडामेंटल पढ़ा रहा है, फंडामेंटल्स पे आप कॉलेज पे रिलाई कर सकते हो। लेकिन जो टेक वाला साइड है उसके, उसी वजह से हमारे जैसे कंपनी एग्जिस्ट करते हैं। ओके। कि कॉलेज ने फंडामेंटल पढ़ा दिए, कंपनी का कुछ रिक्वायरमेंट है, उनके बीच में जो गैप है वो हम फिल करते हैं। वहाँ पर आप गीक्स और गीक्स है या दूसरे टेक्स हैं या और यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो मतलब अगर मैं इन शॉर्ट यहाँ पे एक आंसर को समर करूँ तो यहाँ पे ये है कि कॉलेज से आप बेसिक पढ़ लो और उसके बाद जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है कहीं ना कहीं वो हमें दूसरे जो प्लेयर्स हैं मार्केट में उनसे हमें सीखना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन। और आपको अगर पता करना है कि इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या चल रहा है, आप फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, किसी भी ईयर में हो, आप जॉब पोर्टल्स एक्सप्लोर करते रहो। Okay. इसका जॉब पोर्टल है, नौकरी है, इंटर्नशाला है और इंडीड है। वहाँ पे जाके आप टेक जॉब्स देखते रहो कि किस चीज़ के जॉब्स ज़्यादा हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फिल्टर लगा लो, अपना लोकेशन लगा लो, जो लोकेशन लगाना है, और वहाँ पे देख लो किस चीज़ के जॉब ज़्यादा है। जिस चीज़ के जॉब ज़्यादा है, यू विल गेट एन आइडिया इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सर अब हम एक चीज़ सपोज करते हैं, एक सिचुएशन सपोज करते हैं, एक स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में, उसने कोडिंग ट्राई करी, उसका कोडिंग में मन नहीं लगा एक तरीके से, तो अब वो स्टार्टअप शुरू कर रहा है। तो आपने स्टार्टअप करा हुआ है सर, यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द स्टार्टअप वर्ल्ड और कोडिंग का भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ये एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है पूछने का कि अगर वो स्टार्टअप कर रहा है तो व्हाट आर द बेसिक 5 स्टेप्स, इनिशियल 5 स्टेप्स क्या होने चाहिए अपने स्टार्टअप की तरफ उसको? देखो यार, अगर आपको सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम लग रही है, स्पेशली जिस प्रॉब्लम का आप खुद पार्ट हो या आपके अराउंड कोई प्रॉब्लम है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, राइट, एंड दिस प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व्ड एंड यू फील लाइक यू कैन सॉल्व इट, यू हैव द राइट स्किल्स, मे नॉट बी द कंप्लीट स्किल्स, सम इनिशियल स्किल्स टू बिल्ड एन MVP, then you are good to go for a startup and you don't have to do all the fancy stuff कि फंडिंग के लिए जाना है या मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट करना है या मुझे कंपनी छोड़नी है। You can do it on weekends also, you can do it after your job also, you can build an MVP over some time and try to make it used by some people, say 5 लोग यूज़ करें, 10 लोग यूज़ करें, उनसे कॉन्स्टेंटली फीडबैक लो। ऐसे बिलियन डॉलर का इनिशियल डेज में मत सोचो, ऐसे मत सोचो कि इसे मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करेंगे। 5-10 लोगों को यूज़ कराओ, उनसे उनका फीडबैक लो। उनकी लाइफ अगर आप आसान कर रहे हो तो उनसे फीडबैक के बाद 5 से वो 10 से 100 कब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, अगर एक्चुअली आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया जो लोगों को हेल्प कर रहा है। तो दिस शुड बी ए गुड स्टेप टू गो अबाउट स्टार्टअप। और स्टार्टअप में यार लक बहुत मैटर करता है। वट एवर आई बिल्ड, आई मीन लक हैज प्लेड अ वेरी वेरी रोल। आई वाज वेरी लकी, मैं डीएसए का कंटेंट पब्लिश कर रहा था और डीएसए 2007 से लेके 2024 तक हम डीएसए पूछते आ रहे हैं। सो आई वाज लकी और डीएसए का वो टेक जॉब्स भी बढ़ गए मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो दैट हैज वर्कड फॉर मी। तो लक भी काफ़ी मैटर करता है। नहीं, इसी में एक सवाल है कि आपने मतलब स्टार्ट कैसे करा सर? आप अपनी जॉब कर रहे थे तो साइड बाय साइड जॉब से स्टार्ट कर दिया? हाँ, मैंने 2009 में अपनी जॉब के साथ, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी है डीशो, वहाँ पे जॉब कर रहा था। तो मैं वीकेंड पे और ऑफिस से आने के बाद आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। जॉब के साथ थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। अगर आप फुल टाइम छोड़ दे करने लग जाते हो तो आपको अपने टाइम का बेटर कंट्रोल होता है। मतलब अगर आप जॉब में हो तो आपको उतने आवर्स तो ऑफिस में स्पेंड करने हैं और ऑफिस का काम करना है, तो वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। उस टाइम मेरी लाइफ और ज़्यादा हेक्टिक थी वर्सेस नाउ, मतलब अभी थोड़ा फ्रीडम आ जाता है आपके पास। तो बच्चा जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जो अपना स्टार्टअप कर रहा है तो पहले तो वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा जैसे आपने बताया, फिर उसके लिए वो MVP क्या बनाए? सबसे पहले वो सोचता है यार मैं वेबसाइट बना दूं, ऐप बना दूं। एक छोटा सा अगर आप बता सके कि हम कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, ज़रूरी भी नहीं है कि आप कोई टेक प्रोडक्ट ही बनाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप स्कूल के 5-10
बच्चों को पढ़ाने लग जाओ, राइट? बाद में ऐप का सोचो, टेक का सोचो। अगर आपका डिजाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो किसी का हेल्प करके वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब कर रहे हो, आप फाइनली में हो, आपका कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसका वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट, आपको पूछ सकता है वो कि यार भैया मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, आपके वीडियो में एडिट कर दिया करूंगा, राइट? तो वो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है स्टार्ट करने का। तो आप कोई भी जिसमें आपको लगता है कि आपको बहुत मजा आता है, आपको इंटरेस्ट लगता है, वो पकड़ के आप वो कर लो। टेक में भी आप बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं, बहुत सारे फ्री टूल्स हैं। मैंने जैसे वर्डप्रेस से स्टार्ट किया था, वर्डप्रेस इज फ्रीली अवेलेबल, तो मुझे ज़्यादा टेक बिल्ड नहीं करना पड़ा था। तो आप ऐसे टूल्स यूज़ करके एक MVP बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल तक बैठ के मैं रूम में कोडिंग कर रहा हूँ, फिर कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, तब तक वो पता चला कि मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया 1 साल के अंदर, या वो प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही किसी और ने बना लिया, मतलब किसी और ने नहीं, मतलब कुछ भी हो गया मार्केट में। सर सेम चीज मैं देखता हूँ, सर मैं सेम चीज देखता हूँ अपने जूनियर्स में, मतलब वो वेबसाइट ऐप में घुस जाते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले MVP बना लो, कुछ बेसिक बना लो। लाइक हमने गूगल फॉर्म रिलीज करता जब हम अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते थे, तो हमने गूगल फॉर्म में ही अपना काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने QR कोड डाल दिया था पेटीएम का कि हमने यहाँ पे कर लो। हमने कुछ नहीं करा था उस टाइम पे। तो काइंड ऑफ की वेबसाइट ऐप कोई ज़रूरी नहीं है। तो इनिशियली वर्डप्रेस, बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप MVP बना के टेस्ट तो करके देखो मार्केट में। तो एक बार जब टेस्टिंग हो जाती है तो फिर आप हायर करते हो। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आ जाते हैं इसी में, कि आप जब हायर करते हो किसी बंदे को अपनी कंपनी के लिए, तो आप क्या बेसिक क्राइटेरियाज देखते हो वहाँ पे? देखो यार, टेक हायरिंग तो अभी आजकल हम जो कर रहे हैं वो हमारा एक वीकली कॉन्टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम कर रहे हैं। हमने सारी हायरिंग, डायरेक्ट हायरिंग रोकी नहीं है बिल्कुल। वट एवर हायरिंग वी आर गोइंग टू डू अवर वीकली कॉन्टेस्ट। उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो गीक्स वीक्स पे हर संडे को एक वीकली कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जो हर मंथ हम कुछ हायरिंग करते हैं वहाँ से, और जो उसमें सबसे अच्छा करते हैं हम उन लोगों को बाद में एक छोटा सा प्रोजेक्ट देने को बोलते हैं, और वो प्रोजेक्ट कर लेते हैं जो अच्छा करता है उस प्रोजेक्ट में, देन वी हायर दोस एंड वी पे रियली गुड स्टाइपेंड। हम 70,000 रुपीज पर मंथ उनको स्टाइपेंड पे करते हैं जो लोग सेलेक्ट होते हैं। तो मतलब तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी मैंने खोल दी है भाई। हर वीक आपका कोई टेस्ट होता है, टेस्ट दो, गीक्स फॉर गीक्स पे जाके तुम भी सर के साथ हायर हो जाओगे। सर अगर यहीं पे हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा फॉलोअप लेते हैं, सेकंड थर्ड ईयर में जब बच्चा आ जाता है, थोड़ी बहुत DSA हो जाती है, तो बच्चों का एक जनरल सवाल रहता है कि सर हमें इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, हमें इंटर्नशिप मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए एक इंटर्नशिप अगर उसको चाहिए? देखो यार, इंटर्नशिप के लिए इट्स लाइक मैच मेकिंग। आप सारे जॉब पोर्टल्स पे अपना प्रोफाइल बना लो। मैंने जितने जॉब पोर्टल बनाए इंक्लूडिंग गीक्स टू गीक्स, हर जगह जाके अपना कंप्लीट प्रोफाइल बनाओ। इट्स लाइक मैच मेकिंग। बहुत सारे कंपनीज हैं जो ढूंढ रहे हैं किसी एरिया में, किसी लोकेशन पे, किसी स्किल के साथ लोगों को, राइट? और कंपनी के भी अपने लिमिटेशन होते हैं। आई वुड नॉट बी एबल टू हायर द बेस्ट IIT पर्सन इफ माई सैलरी इज लिमिटेड। से आई एम पेइंग 25,000 रुपीज स्टाइपेंड पर मंथ, then no good, even the top quality person of a private college would not join me because मेरा salary limitation है। even no IITian would join me because they always get better stipend। तो आपको वो मैच फाइंड करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कंपनी क्या पे कर रही है, कंपनी के स्किल्स क्या है, कौन सी लोकेशन पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो मैच फाइंड करने के लिए आपको हर जगह अवेलेबल होना होगा। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है इंटर्नशिप के लिए, जैसे आप इंटर्नशाला है, गीक्स वीक्स पे भी हम बहुत सारे जॉब पोस्ट करते हैं। नौकरी है, इंडीड है, आप हर जगह। और आप वो तो आप लोगों को ज़्यादा पता होता है यार, आजकल बच्चों को ज़्यादा पता होता है। आप अपने आपसे पूछ सकते हैं, वो आपने सीनियर से पूछ लो, बहुत सारे और भी पोर्टल्स होंगे। आई थिंक मेरे लिए तो बेस्ट लिंक्डइन है, क्योंकि मैं सर से खुद लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हुआ था। हाँ, लिंक्डइन आई फॉरगॉट, लिंक्डइन तो सबसे सही है एक्चुअली। मतलब सबसे बेस्ट तो लिंक्डइन है आई थिंक। इंटर्नशाला एंड गीक्स फॉर गीक्स ने भी अपना चालू करा, तो वहाँ पे भी जब बच्चा अप्लाई करता है तो कितने दिन में उसको रिवर्ट बैक आ जाता है? देखो वो डिपेंड करता है कंपनी पे। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, कई बार क्या होता है कि कंपनी ने जॉब पोस्ट कर दिया किसी भी पोर्टल पे, वेदर इट इज गीक्स फॉर गीक्स और समथिंग, उसके बाद कंपनी ने 10 जगह जॉब पोर्टल करा, उनकी किसी दूसरे जॉब पोर्टल से हायरिंग हो गई, देन इट माइट हैपन दैट दे डोंट कंसीडर the resumes that we shortlist. So there is a possibility, be prepared for that. ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपको कुछ रिप्लाई या कुछ वो आएगा ही। ऑल्दो हम अपनी साइड से अपने पोर्टल पे चेंजेस कर रहे हैं कि वील ट्राई टू सेंड अपडेट्स टू एवरीबडी, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखो और अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करो। मतलब उसको काउंटर करने का तरीका ये है कि आई विल अप्लाई लॉट मोर प्लेसेस वेयर एवर आई विल बी मोर विजिलेंट, आई विल बी फॉलोइंग ऑल द टेलीग्राम चैनल्स। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ओके सर, आई थिंक ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस और द टॉपिक जो कंपनी पूछती है प्लेसमेंट के टाइम पे। ये कहीं ना कहीं थर्ड फोर्थ ईयर वालों को काम आने वाला है कि क्या वो सर कोई हाईलाइट कर दो यार टॉपिक। या मतलब जब हम भी प्लेसमेंट में बैठ रहे थे तो सबका दिमाग खराब हो रहा था, क्या पूछेगी कंपनी, क्या नहीं पूछती है कंपनी। कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हमेशा पूछे जाते हैं।
देखो यार, एक मुझे लगता है डीएसए में हैशिंग बहुत पूछा जाता है। Okay. उसके अलावा एरे के क्वेश्चन, स्लाइडिंग विंडो और वो सारे टेक्निक सबको पता होते हैं इंजीनियरिंग में आजकल। मतलब आप फर्स्ट ईयर से ही पता कर लो तो और अच्छा, नहीं पता तो हाँ। एरे के जो टॉपिक्स हैं, स्लाइडिंग विंडो है, प्रीफिक्स सम है, हाँ। उन पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसका लिंक लिस्ट का वैसे डिटेक्ट साइकिल, मिडिल ऑफ ए लिंक लिस्ट एंड रिमूव साइकिल, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी। और फिर ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चेक इफ इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट, उसके बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं। पेयर सम इन बीएसटी। उसके अलावा स्टैक में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, स्टॉक स्पैन, इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, इनके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ग्रीडी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक्टिविटी सिलेक्शन और एक और जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइप के प्रॉब्लम, ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के टॉपिक्स में से। बाइनरी सर्च ट्री, हीप में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीप और प्रायोरिटी क्यू, उसमें के लार्जेस्ट, के स्मॉलेस्ट और उनके वेरिएशंस बहुत सारे। हीप तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये सब आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शंस शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वो वर्चुअल फंक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, वो कंपनीज बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मेरे से भी पूछा गया था इंटरव्यू में। तो भाई मैंने तुम्हें तो पूरा सिलेबस बतवा दिया, तुम इतना कर लो इतना भी कर लो बहुत है। तो सर यहीं पे हम इसका थोड़ा सा और फॉलोअप लेते हैं कि जब 4th ईयर में बच्चा आता है तो थोड़ा सा डर जाता है कि भाई जॉब आ गई है, हम इसको कैसे करेंगे। आपने जो क्वेश्चंस बता दिए, बच्चे ने वो क्वेश्चंस कर लिए, बट मैंने कई सारे देखे हैं राउंड 1 उनका क्लियर हो जाता है, किसी भी तरह कर लेते हैं। मैं देखा है कि ठीक है भाई आपने क्लियर, राउंड 2 इसलिए नहीं होता, एक कॉन्फिडेंस या पर्सनैलिटी नहीं बन पाती। बच्चा एकेडमिक्स में इतना घुस जाता है कि पर्सनैलिटी नहीं बन पाती, इंटरव्यू में कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके लिए क्या सजेशन है? वो यार सबके साथ होता है। मैंने बीटेक में जब इंटरव्यू दिए थे, बीटेक के बाद तो मैंने याद कर लिया था अपना इंट्रोडक्शन, बिल्कुल रटा रटाया। और मैं हर जगह जाके वही बोलता था और मुझे खुद अजीब लगता था नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आप जितने मॉक दे लो वो सबसे अच्छा है। और कई बार अगर आपको पता है यार मैं बहुत अच्छा टॉप कोडर हूँ, मुझे 10 लाख का पैकेज कम से कम लगेगा, तो भी एक दो बार ना 5-6 लाख या 4-5 लाख वाली कंपनी में अप्लाई कर दो, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सीरियस नहीं जाओगे। राइट, आप आराम से जाके इंटरव्यू दोगे, आपको पता है मुझे जॉब ज्वाइन करनी नहीं, मुझे रिजेक्ट कर देगा तो भी क्या है। तो आप वहाँ पे जाके एक आध बार अपने आप को सेल करने की कोशिश करो, एक आध इंटरव्यू दो, अपने सीनियर्स को मॉक दो, वो वर्क करेगा आपके लिए। और कई बार कुछ कंपनीज ऐसी होती है मतलब जिसमें आप बहुत सीरियसली नहीं आते हो, वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। तो किसी भी कंपनी को बहुत सीरियसली मत लो, ऐसे मत लो कि इसमें जॉब नहीं लगा तो मेरा क्या होगा। राइट, गो इन ए रिलैक्स वे, मतलब तो वो भी थोड़ा अच्छा काम करता है। कई बार होता है कि बच्चों को काफ़ी 10 या 11 रिजेक्शन मिल जाता है तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं उस स्टेट में। तो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए रिजेक्शन, आई मीन दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एक्चुअली। सोशल मीडिया पे हर कोई शेयर कर रहा है कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, और लिंक्डइन पे वो पैकेट सा डाल देते हैं कि भाई मेरे को डायरी मिली, एक बोतल मिल गई। और कोई ये नहीं डालता जाके कि मैं आज गूगल में रिजेक्ट हो गया। हाँ, ये नहीं डालेगा। आज मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया, मैं रिजेक्ट हो गया, मेरे को रिजेक्शन का मैसेज आया है। तो रिजेक्शंस बहुत होते हैं यार। जो लोग सिलेक्शन के मैसेज डालते हैं, दे मस्ट हैव बीन रिजेक्टेड अ लॉट ऑफ टाइम्स। 10, 11, 15, 20 लगे रहो यार, 100 जितने भी रिजेक्शंस मिलते हैं ट्राई करते रहो, छोड़ो मत, क्योंकि रिजेक्शन सबके होते हैं और आपको वो मैच फाइंड करना है। वो मैच फाइंड करने में कई बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ओके, तो हम सर से थोड़ा से उनके लाइफ लेसन्स पूछना है। सर आपने कोडिंग भी करी, एंटरप्रेन्योरशिप भी करी, तो एक जो बच्चा फर्स्ट ईयर में बैठा है, जो मेरे को यहाँ पे देख रहा है, सेकेंड ईयर में बच्चा बैठ के देख रहा है, कोडिंग हो चाहे एंटरप्रेन्योर, जो उसको कहीं पे भी इंटरेस्ट हो, आपके कोई ऐसे 5 से 6 लाइफ में ऐसे वैल्यूएबल कुछ पॉइंट्स जो आपने सीखे, उन गलतियों से क्या सीखा जो आपने गलतियां करी, कुछ ऐसे पॉइंट्स? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यार कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। अपने आप को अपने से ही कंपेयर करो। अगर आप, जो इंजीनियरिंग में होता है, हॉस्टल में जब सबसे ज़्यादा होता है कि मैं एक टॉपर देखता हूँ या कोडिंग में जो बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे उसे देख के डिप्रेशन फील होने लग जाता है कि यार मेरे साथ का ये बंदा है, मेरा तो क्या ही होगा, ये बंदा तो 10 मिनट में कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, मेरे को 10 मिनट में समझ भी नहीं आते। तो वो मत करो यार, हर किसी का अपना लर्निंग कर्व होता है। हो सकता है कि आपको आज 10 मिनट में क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आप लगे रहो तो आपको थोड़े दिनों बाद आप उससे भी अच्छे हो जाओ। लोगों का लर्निंग कर्व ऐसे स्लो है, फिर वहाँ जाके वो फास्ट ग्रो करते हैं ऊपर जाके। कुछ लोगों का लर्निंग कर्व ऐसा जल्दी कर लेते हैं लेकिन वो वहीं रहते हैं, तो हाँ स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो आप लगे रहो, मतलब दैट्स द बेस्ट थिंग। मुझे वो फॉरेस्ट गंप वाली थ्योरी बहुत अच्छी लगती है कि यू डोंट हैव टू बी द स्मार्टेस्ट। आप अगर कोई चीज़ लगातार करते रहोगे तो आप अच्छे हो जाओगे बीइंग ए ह्यूमन, जो मेरे लिए भी वर्क करी है। मतलब मैं तो कभी स्पोर्ट्स में, प्रोग्रामिंग में, एकेडमिक में किसी में भी बेस्ट नहीं था। आई वाज जस्ट एन एवरेज पर्सन एवरीवेयर,
और मैं 15 साल से की स्टोरी लगातार करे आ रहा हूँ। सो सही में सर आप एकेडमिक्स में और नहीं, मैं मतलब मैं कोडिंग में फिर भी अच्छा था, लेकिन एकेडमिक में तो आई वाज एन एवरेज। आईआईटी रुड़की में पहली बार मेरे लाइफ में 9 पॉइंट समथिंग सीजीपीए आया था पहले सेमेस्टर में, क्योंकि मैंने बहुत सीरियसली जाके पढ़ाई करी थी। मुझे लगा आईआईटी आ गया यार, यहाँ तो रिसर्च होगी, तो मैंने बहुत मेहनत करी थी, हॉस्टल में पढ़ता रहता था। तब मेरा एक बार लाइफ में 9.1 सीजीपीए, उसके अलावा कभी ऐसे 9, 8, फाइनली एमटेक मेरा 8.6 कुछ था, लेकिन उसके अलावा मेरा कभी ऐसे नंबर्स नहीं आए। मतलब आप एवरेज थे, और एकेडमिक्स और को करिकुलर्स में भी इतना कोई वो नहीं, स्पोर्ट्स में तो मैंने ट्राई भी करा, लेकिन आई वाज नॉट गुड एट ऑल। मतलब क्रिकेट वगैरह में तो ऑल आउट भी हो जाता था यार। तो मतलब अगर जिसका को करिकुलर भी बेकार है, एकेडमिक भी ठीक ठाक है, बट देख सकते हो कि सर ने 15 ईयर से, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो कि करते रहो उस चीज़ को। कोई और एक और पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहो? हाँ, एक तो कंपैरिजन मत करो, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मैंने साथ में ही बोल दिया वाला पॉइंट कि आप लगे रहो आप चीज। जैसे मैंने आपको तब भी बोला कि जो आप टेक पिक कर रहे हो ना, ऐसे नहीं कि आज एंड्रॉइड 1 महीने बाद iOS, 1 महीने बाद रिएक्ट, वो मत करो। किसी चीज में लगातार करो, एटलीस्ट स्पेंड 6 मंथ्स टू फिगर आउट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। और 6 मंथ्स के बाद आप करोगे तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, आइडिया और थोड़ा एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़े हायर लेवल के प्रोडक्ट्स कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम कंपैरिजन। तो हम सर से लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो मुझे बच्चों ने भेजे थे क्वेश्चंस, उनमें से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो बच्चे ने मेरे को पूछा था, भैया मेरी डीएसए स्ट्रांग नहीं है, और क्या मैं थोड़ा सा वीक डीएसए के साथ डोमेन बेस्ड लर्निंग में वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या एमएल में कोई जॉब होगी? मतलब अगर उसकी डीएसए वीक है बट उसको वेब डेवलपमेंट आता है, ऐप डेवलपमेंट आता है या एमएल आता है, तो उसको जॉब मिलेगी? देखो यार, अभी थोड़ा सिनेरियो है ऐसा कि कंपनीज बिना डीएसए के राउंड के भी हायर कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट एवरी कंपनी इज आस्किंग डीएसए। इवन when they come to campuses, they look for specific skills many times, not asking DSA again. But I would say again, this 60, 70 or 80, I don't know what percentage, there is a larger amount that ask DSA. तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा अगर आप DSA में अच्छे नहीं हो, लेकिन आप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट मैच। आपको मैच फाइंड करने में बहुत अवेलेबल होना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपर्टीज बिल्ड करना पड़ेगा जिस टॉपिक को आप पिक कर रहे हो। अगर आप एक्सपर्ट हो यार, तो आपको जॉब ढूंढने की रहती, कंपनी खुद आएंगे आपके अपने पास। आपका लिंक्डइन में प्रोफाइल है, आप उस टॉपिक पे जाके अच्छे आइडिया शेयर कर रहे हो, अच्छी चीज़ें बता रहे हो उस टॉपिक में जो एक्चुअली जनरली अवेलेबल नहीं है। आपने एक्सपर्टीज बिल्ड कर लिया। I mean, public learning is also something you can share whatever you learn, right? And then you will get feedback कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये ब्लॉग लिखा है, उस पर वीडियो बनाया है, या ये थॉट्स है, आप लिंक्डइन पे सिंपली लिख सकते हो। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन ग्रोइंग। लेकिन एक्सपर्ट बन जाओ किसी फील्ड में, तो आपको और किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं है फिर। एक और क्वेश्चन था बच्चे का लास्ट, वो पूछता है कि भैया मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे अपना इंटरेस्ट नहीं पता। मतलब उसको यही नहीं पता कि उसका इंटरेस्ट क्या। हम तो इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो उसको ये नहीं पता उसको कोडिंग में इंटरेस्ट है या कंटेंट बनाने में, वीडियो एडिटिंग में। तो अपना इंटरेस्ट कैसे ढूंढे? बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, बहुत कंफ्यूज रहता है, क्लब्स हैं, स्टार्टअप चल रहे हैं इधर, हर एक चीज़ चल रही है, बहुत घूम जाता है वो कि भाई क्या करूँ। यार ऐसे बहुत लोग होते हैं, आप अकेले नहीं हो। लोगों को 70 साल के हो जाते तब भी नहीं पता कि वो लाइफ में करना क्या था। आप तो अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में, तो कोई इशू नहीं है, एक्सप्लोर करते रहो डिफरेंट फील्ड्स, और तब तक इंटरेस्ट समझ में नहीं आया तब तक फाउंडेशंस अपने स्ट्रॉन्ग रखो। फाउंडेशंस अच्छे से पढ़ते रहो कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर में, और सारा एक्सप्लोर करते रहो। मतलब जो आपको सब कुछ ही एक्सप्लोर करो। बाय द एंड ऑफ 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर आप फिगर आउट कर लो कि किस में आपको इंटरेस्ट लग रहा है। कुछ चीज़ और किसी चीज़ में थोड़ा काम भी करो, तभी पता चलेगा कि इंटरेस्ट है भी या नहीं। मतलब ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नहीं, बच्चों में बहुत बार होते हैं कि हम देखते हैं तो पूछते हैं भैया हम इंटरेस्ट ही नहीं पता, हम आप पैशन, इंटरेस्ट, ये सब कैसे फाइंड आउट करें? वर्ड हमने इतने बज़ वर्ड बना रखे और बच्चा इसी में घूम जाता है बेचारा। सो देयर आर फ्यू ट्रिक्स दैट यू कैन यूज। अगर आपको कोई भी चीज़ बताई जाती है, कॉलेज में कोई असाइनमेंट मिलता है, तो आप कौन सा असाइनमेंट सबसे पहले करते हो? राइट, आप घर जाते ही आपको किसका असाइनमेंट करने का ज़्यादा मन आता है? मे बी दैट टॉपिक इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। कौन सी चीज़ों के लिए आपको अप्रिशिएट ज़्यादा करा जाता है, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें करी, पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो दीज आर फ्यू ट्रिक्स दैट यू कैन यूज टू फिगर आउट। क्लब्स में पार्टिसिपेट करना इधर उधर, हाँ, थोड़ा एक्सप्लोर भी करते रहो, बिकॉज अभी थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो पता भी चलेगा। आप थोड़े अपने नेक्स्ट लेवल के लोगों से, जैसे आप फाइनल ईयर में फाइनल के स्टूडेंट से बात करोगे, तब वो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे हर डोमेन की। कोई आपको ब्लॉकचेन वाला बंदा आके बताएगा ब्लॉकचेन में भाई ये हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी से इतने फायदे हैं। कोई आपको AI ML डेटा साइंस वाला बंदा बताएगा, कोई फुल स्टैक वाला बताएगा। सब कुछ सुनो, सबसे बात करो, उस टाइप के यूट्यूब वीडियोस भी देखो, तो आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लब्स में पार्टिसिपेट करो और अपने सीनियर से तो बात करना ज़रूरी है भाई। थैंक यू सर फॉर दिस पॉडकास्ट एंड रियली होप कि हम फिर से एक और अच्छा सा बनाए। थैंक यू। कुछ लास्ट 1-2 पॉइंट आप कहना चाहो फर्स्ट सेकेंड ईयर का, जो थर्ड ईयर का बच्चा देख रहा है? मैं
उनके लिए कुछ लगे रहो भाई, मतलब मेहनत करते रहो और कंसिस्टेंटली करते रहो, दैट्स दी ओनली की। थैंक यू सो मच।